गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी डूइंग फाइन। आज हम आपके क्लास 11 की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल से लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज़ पे अटेंशन। बेटा, दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, and before starting the chapter I would like to say a few words about the expressions in the text. You can see there are 5 expressions at the beginning of the chapter, and these expressions you will find in the chapter, and you please keep them in mind because later on you will have to relate these expressions to the context जो आप आगे पढ़ेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इन एक्सप्रेशंस को रिलेट करके देखना है और फिर देखते हैं आपको कितना समझ आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो इसमें नरेटर बता रहे हैं कि 1976 की जुलाई में ये अपनी वाइफ, जिनका नाम मैरी है, अपने लड़के, उनका नाम जोनाथन है, 6 साल के हैं, अपनी लड़की सुजैन जो कि 7 साल की हैं, इनके साथ इन्होंने एक राउंड द वर्ल्ड वॉयेज स्टार्ट की प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से। और इनकी जो इंस्पिरेशन है वो है कैप्टन जेम्स कुक, जिन्होंने 200 साल पहले ये कारनामा किया था। उन्होंने 200 साल पहले दुनिया की सैर की थी एक शिप में। तो उसी को अपना आदर्श मानते हुए, उसी को अपना आइडल मानते हुए हमारे नरेटर साहब जो हैं ये दुनिया के टूर पे निकलना चाहते हैं और वो निकले जुलाई 1976 में। प्लाईमाउथ यानी इंग्लैंड में है प्लाईमाउथ, वहाँ से। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. अभी आगे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये एक 37 ओल्ड बिजनेसमैन हैं और इनकी जो मिसिज़ हैं मैरी, इन्होंने बहुत अपना समय स्वप्न लेने में निकाल दिया। स्वप्न किसके बारे में वो ड्रीम करते थे? कैप्टन जेम्स कुक के बारे में और उनके एडवेंचर्स के बारे में। और फिर उन्होंने पिछले 16 साल, 16 ईयर्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, 16 ईयर्स इन्होंने अपने जो कुशलता होती है, जो समुद्र में हर एक नहीं जा सकता एकदम से, आपको कुछ कुशलता चाहिए, कुछ आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, कुछ आप में स्किल्स होनी चाहिए। तो उन स्किल्स को डेवलप करने में इन दोनों ने 16 साल निकाल दिए। Our boat, wave walker
A 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing in the roughest weather we could find. अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने शिप का दिया है। शिप का नाम है वेव वॉकर, और ये एक 23 मीटर्स लॉन्ग 30 टन का वज़न वाला ये लकड़ी के हल ये किसान वाला हल नहीं है बेटा, ये हल है जो शिप का बॉटम होता है, उसको हम हल कहते हैं। तो लकड़ी का बना हुआ ये एक शिप है जिसका वज़न 30 टन यानी कि 30 इंटू 1000 kgs, 30,000 इसका वेट है और 23 मीटर्स इसकी लेंथ है। और बहुत सुंदर शिप है जिसको बड़ा तरीके से प्रोफेशनली बनाया गया है। और इन लोगों ने, मतलब हमारे नरेटर साहब ने, महीनों इसको ठीक करने में, फिट करने में, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स और उसको टेस्ट करने में, क्योंकि आगे दुनिया घूमने निकल रहे हैं यार, मजाक नहीं है। तो हर तरह से तैयारी चाहिए, शिप भी मजबूत होना चाहिए, और आगे किसी इमरजेंसी अगर कोई होती है तो उसको डील करने के लिए भी शिप उस लायक हो। तो उन्होंने काफ़ी समय इसको बढ़िया बनाने में निकाला। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब ये बताते हैं कि जो पहला जो स्टेज था, लेग मीन्स ये स्टेज, फेज़, उनका जो प्लान है वो 3 साल का प्लान है कि 3 साल में हम दुनिया घूम लेंगे। और इन्होंने किलोमीटर्स भी कैलकुलेट किए हुए हैं। 1,05,000 किलोमीटर्स की इनकी जर्नी होगी। तो जो उसका फर्स्ट फेज़ था वो बड़े आराम से, खुशी खुशी वो पूरा हुआ। और वो कहाँ से कहाँ तक था वो भी हमें पता होना चाहिए। फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। देयर, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sagler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. अब उस फर्स्ट लेग के बाद जब इनको आगे ईस्ट की तरफ चलना है, तो ईस्ट की तरफ चलने से पहले ही इन्होंने 2 क्रूमैन, जिनमें एक अमेरिकन है मिस्टर लैरी विजिल और दूसरे स्विस हैं, यानी स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है मिस्टर हर्ब सैगलर। इन दोनों को इन्होंने, हमारे नरेटर साहब ने हायर किया है, क्योंकि क्रूमैन है वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, रोज़मर्रा की बात होगी उनके लिए ऐसी जर्नीज़ पे निकलना। तो ये हायर किए गए ताकि आगे आने वाला है ओशियन, सदर्न इंडियन ओशियन, वो रफ़ माना जाता है, वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज़, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज़। तो उसमें क्योंकि शिप चलेगा तो कुछ तजुर्बेकार लोग चाहिए शिप पर, और हमारे नरेटर साहब को इतना तजुर्बा नहीं है, तो उन्होंने इन दोनों लोगों को हायर किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन we began to encounter strong gales. अब जो उनका दूसरा दिन था, जब केप टाउन से बाहर निकले, तो इन लोगों ने बड़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं, गेल्स मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड्स। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। और ये स्ट्रॉन्ग गेल्स थीं, ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थीं, ये अगले कुछ सप्ताह
लगातार चलीं। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. अब ये कहते हैं कि इन स्ट्रॉन्ग विंड्स ने इनको परेशान नहीं किया, उनसे परेशान नहीं हुए। परेशान किससे हुए? वेव्स के साइज से। जो समुद्र में जो लहरें उठ रही थीं, उनकी वजह से हमारे नरेटर साहब परेशान थे, क्योंकि उन वेव्स की जो हाइट थी वो 15 मीटर्स तक थी। और 15 मीटर्स का मतलब जो मेन मास्ट होता है, मास्ट असल में एक पोल होता है जो शिप के बीचों बीच लगा होता है, तो उतनी ऊंची वेव्स वो देख पा रहे थे। तो वो परेशान स्ट्रॉन्ग विंड्स से नहीं थे, गेल्स से नहीं थे, वो परेशान थे वेव्स के साइज़ को देखकर। अलार्मिंग, इट वाज अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में। December 25 found us 3500 kilometers east of Cape Town. अब 25 दिसंबर आते आते ये लोग 3500 किलोमीटर्स कवर कर चुके थे ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन जगह का नाम है, पहले आ चुका है। तो केप टाउन के ईस्ट में ये 3500 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके थे 25 दिसंबर तक। डेस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। तो इतना भयानक मौसम होने के बावजूद भी इन लोगों को बड़ा अच्छा, मतलब इन्होंने सेलिब्रेट किया क्रिसमस ट्री उनके पास था। तो दे हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब न्यू ईयर का मतलब के भी 31 दिसंबर। तो न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून। तो नए साल आते आते तक भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, लेकिन इनको लगा, इन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं रहेगा, बहुत जल्दी सब बदलेगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। बदलाव तो हुआ, लेकिन बेटर के लिए नहीं हुआ, ये वर्स के लिए हुआ। एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। तो 2 जनवरी की जो सुबह है, डॉन आप जानते हैं डॉन क्या होता है, DAWN, सुबह जब सूरज निकलता है। तो जो 2 जनवरी की सुबह थी, उस दिन जो लहरें थीं वो जाइगेंटिक थी। जाइगेंटिक मतलब जायंट साइज, बहुत ऊंची, बहुत हाइट की, बहुत बड़ी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। अब ये कहते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा एक स्टॉर्म जिब यानी कि एक जो सेल होती है, जो पाल होती है शिप में, देखा होगा आपने शिप को, अगर जो पानी का जो जहाज़ होता है उसमें पाल होती है, हिंदी में पाल कहते हैं और इंग्लिश में उसको सेल कहते हैं। तो एक तो मेन होती है सेल और एक छोटी सेल होती है, तो उसको जिब बोला जाता है। और ये जो थी इनके पास स्टॉर्म जिब थी, वो छोटी थी और उनकी जो स्पीड थी वो 8 नॉट्स थी। नॉट इज़ एक्चुअली इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। तो ये स्पीड है कि
1.52 किलोमीटर्स ये इस स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे पर आवर। तो ये जो शिपर थे लोग, दिस शिप वॉज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 8 नॉट्स, और नॉट मैंने बताया आपको 1 नॉट इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स पर आवर। तो यू मल्टीप्लाई इट विद 8 एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट फिगर। तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। तो जैसे जैसे शिप ये आगे बढ़ रहा था वेव के ऊपर, तो ये देख सकते थे कि और पीछे से लहरें, बड़ी बड़ी लहरें, समुद्र इनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था, रोलिंग टूवर्ड्स अस। आपने लहरें देखी होंगी वो किस तरह से ट्रैवल करती हैं सी में, गोल गोल आगे बढ़ती हैं वो। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर, रोलिंग टूवर्ड्स अस। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और भयानक चीत्कार जो है, आवाज़ निकलती है बहुत, जब अगर आपने कभी देखा हो, सुना हो, कभी आपने अगर पानी से आपने ट्रैवल किया हो, वॉयज किया हो कोई, कि जो जब विंड्स चलती हैं, हवा तेज़ होती है, तो उसकी बहुत भयानक आवाज़ होती है उसकी। तो वो आवाज़ वो सुन रहे थे। और स्प्रे मतलब स्प्रे कोई डीओ नहीं, जब वेव बढ़ती हैं आगे तो पानी की फुहार आपको लगती है आगे, जिसमें सब कुछ भीग जाता है। तो ये उस स्प्रे की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो मिलके, मतलब उनको बड़ा कानों में उनके दर्द हो रहा था कि हवा की चीखें, हवा की आवाज़, और जो पानी का उन पर जो छिड़काव सा हो रहा था, स्प्रे जो हो रहा था, तो वो उनको बड़ा परेशान कर रहा था, उनके कानों को बहुत दुख दे रहा था वो। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। अब बोट को स्लो करने के लिए इन्होंने क्या किया कि उस स्टॉर्म जिप को उतार दिया, और एक बड़ी रस्सी जो जहाज़ को बांधने के काम आती है बंदरगाह पे, शिपयार्ड में, उस रस्सी से उन्होंने एक लूप बनाई और स्टर्न के चारों तरफ लपेट दी। स्टर्न क्या होता है? स्टर्न भी शिप का एक पार्ट है। जो बैक साइड होती है शिप की, उसको बोलते हैं हम स्टर्न, STERN। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग। फिर इन लोगों ने डबल गांठ लगाई हर चीज़ में। वेंट थ्रू आर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और एक एक्सरसाइज की उन्होंने लाइफ रैफ्ट के ऊपर। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। तो अब ये सब इन्होंने काम किए। इन्होंने एक ड्रिल किया, लाइफ लाइन्स को जोड़ा, रस्सियाँ वगैरह थी उनको जोड़ा, और ऑयल स्किन्स असल में एक स्विमिंग सूट टाइप होता है। जब स्विमर्स पानी में उतरते हैं तो इस ऑयल स्किन को वो पहनते हैं, मतलब वो सूट होता है, बट दैट इज़ कॉल्ड, एक टेक्निकल टर्म है, ऑयल स्किन। वो उन्होंने पहन ली, और ऊपर से लाइफ जैकेट्स पहन ली, और इंतज़ार करने लगे। किसका इंतज़ार? क्योंकि इनको तैयार रहना था किसी भी इमरजेंसी के लिए, क्योंकि मौसम इतना ख़राब था कि कुछ भी हो सकता था। तो दे वर नाउ रेडी टू फेस एनी emergency. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. अब जो पहला जो इंडिकेशन था आगे आने वाले खतरे का,
वो आया करीब 6 बजे शाम के, विद एन ओमिनस साइलेंस। एकदम भयानक सन्नाटा हो गया। ओमिनस, ओमिनस जो है, ओमिनस का मतलब है डेंजरस, एक खतरनाक, मतलब जिससे डरे आदमी, ऐसा साइलेंस, बिल्कुल सन्नाटा। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क। तो हवा चलनी बिल्कुल बंद हो गई और आसमान एकदम काला हो गया, वेरी डार्क। अब यहाँ आपको एक बात कुछ दिमाग में आती होगी कि हम कहते हैं ना कि द लल बिफोर स्टॉर्म, मतलब तूफान के आने से पहले का सन्नाटा। तो ये वही चीज़ है कि हवा बिल्कुल रुक गई और जो आकाश था एकदम काला हो गया। काला कैसे हो सकता है आकाश? बादल, क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स। Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. तब एक भयानक गर्जना के साथ एक बहुत बड़ा बादल शिप के पीछे की तरफ आकर, टॉवर्ड का मतलब, टॉवर समझते हैं ऊंची बिल्डिंग, तो जैसे एक ऊंची बिल्डिंग होती है इस तरह से एक बड़ा भयानक गर्जना करता हुआ बादल, एक वो शिप के एफ्ट मीन्स पीछे, एट द रियर एंड, एट द बैक ऑफ समथिंग। तो इस जहाज़ के पीछे एक बड़ा ऊंचा बादल, बड़ा शोर मचाता हुआ, ग्रोइंग, केम अ ग्रोइंग रोर, मतलब जो ऐसी आवाज़ जो धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा शोर। तो इस ऐसे बढ़ते हुए शोर के साथ एक काला भयानक एक बादल जो है बड़ा ऊंचा, वो शिप के पीछे आया। विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। अब देखिए, अब जो जिसको ये बादल समझ रहे थे, अब असल में वो बादल नहीं था, वो एक वेव थी, और ऐसी खतरनाक, भयानक, भयंकर वेव जैसी इन लोगों ने कभी देखी नहीं थी। इतनी ऊंची वेव, शोर मचाती हुई, भयानक शोर। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स with a frightful breaking crest। और ये जो थी एकदम वर्टिकल थी, वर्टिकल का मतलब एकदम स्ट्रेट, सीधे, और इसकी जो हाइट थी वो दूसरी वेव से लगभग डबल थी, और इसका जो क्रेस्ट था, फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, भयानक। क्रेस्ट का मतलब है कि किसी भी चीज़ का टॉप। In other words, you can say crown, the upper part of something is crest। तो भयानक एक ये वेव थी जिसका साइज दूसरी वेव से डबल था, ऑलमोस्ट डबल, और जो इसका अपर पार्ट था, क्रेस्ट, वो भी बहुत डरावना था। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it। तो ये जो रोर था ये एक थंडर में चेंज हो गया। थंडर यानी कि जब आप बादलों की आप गर्जना सुनते हैं, गड़गड़ाहट, तूफान की गड़गड़ाहट, तो ये जो रोर था, ये जो आवाज़ थी वेव की, ये एक थंडर में बदल गई।
एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ये जो स्टर्न है, जो बैक पार्ट था उसका शिप का, वो इस वेव के ऊपर चढ़ा, बढ़ा, आगे बढ़ा वेव के ऊपर. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक क्षण के लिए, नरेटर साहब कहते हैं कि एक क्षण के लिए मुझे लगा कि शायद हम इस वेव के ऊपर हम तैर जाएंगे, हमारा शिप इस पे राइड कर जाएगा, निकल जाएगा. बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक. अब डेक क्या होता है? डेक वो पार्ट है शिप का जो आपने देखा होगा जिस पर सब लोग चल रहे होते हैं, उसको डेक कहते हैं. वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, चल रहे होते हैं, वहाँ पर उसको कहते हैं डेक. तो अब वहाँ पर क्या हुआ, सॉरी, हाँ, एक भयानक एक धमाका हुआ जिसने उस डेक को हिला दिया. A torrent of green and white water broke over the ship. अब टॉरेंट का मतलब है कि लगातार एक वेव या लगातार एक पानी की बौछार, टॉरेंट का जिसे कहते हैं टॉरेंशियल रेन, मतलब लगातार बरसात का होना. तो अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, तो ग्रीन और वाइट वाटर जो है लगातार उसके शिप के ऊपर आ रहा था, गिर रहा था. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. तो ये जो लगातार पानी आके पड़ रहा था शिप के ऊपर, इसकी वजह से हमारे नरेटर का जो सर था वो व्हील में लगा. व्हील यानी कि जिससे शिप को कंट्रोल किया जाता है, जैसे आप कार देखते हैं स्टीयरिंग व्हील, ऐसे ही एक व्हील शिप में भी होता है टू स्टीयर इट. तो उस व्हील में इनका सर टकराया, और मतलब अब ये कह रहे हैं कि हाँ, मुझे ध्यान है कि मैं उड़ता हुआ जहाज़ से, शिप से मैं नीचे गिर गया और अब मैं वेव्स में डूब रहा था. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. अब देखिए यहाँ पर ये क्या कहते हैं, मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं अब मरने वाला हूँ, कि मैं अब मर जाऊँगा, ये मैंने स्वीकार कर लिया. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे जैसे मैं अपना होश खो रहा था, मुझे बड़ी शांति महसूस हो रही थी. ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो होश में थे वो बहुत परेशान थे. वो देख रहे थे कि भाई सब आसपास क्या हो रहा है, भयानक तूफ़ान है, ऊंची वेव्स हैं, शिप पर एक्सप्लोजन हुआ है, शायद शिप टूट गया हो. और इन सब परेशानियों से वो धीरे धीरे उनको मुक्ति मिल रही थी, क्योंकि वो अपना होश ही खो रहे थे धीरे धीरे. तो ही वॉज फीलिंग पीसफुल. जैसे जैसे उनका होश जा रहा था वो शांति महसूस कर रहे थे. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो हुआ, और इनका जो सर है वो पानी से ऊपर अपीयर हो गया, पॉप्ड आउट, पानी से ऊपर आया. अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. कुछ ही मीटर्स की दूरी पर जो इनका शिप था जिसका नाम है वेव वॉकर, ये डूबने को तैयार है. कैप्साइज का मतलब है कि जब कोई बोट डूबती है, बोट का डूबना,
उसको हम कहते हैं कैप्साइजिंग। तो कुछ ही मीटर दूर पर जो वेव वॉकर था वो डूबने को तैयार था। इट वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। अब देखिए मास्ट्स, जो मास्ट होता है मैंने बताया आपको कि पोल है जो शिप के बीच में लगा हुआ है, और ये पता ही आपको कि ये मास्ट जो होता है ये एक 90 डिग्री एंगल पे होता है शिप के, इट इज़ वर्टिकल। और जब ये कोई वर्टिकल चीज़ हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि इट हैज़ कम डाउन, वो नीचे आ गया है, फ्लैट हो गया है। इसका मतलब शिप पलट चुका है। जब शिप पलटेगा तब वो मास्ट वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इन्होंने देखा कि कुछ ही मीटर दूरी पर जो वेव वॉकर है वो अब डूबने ही जा रहा है, डूबने को तैयार है, क्योंकि उसके जो मास्ट हैं वो लगभग हॉरिजॉन्टल हो चुके हैं। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, लेकिन तभी एक वेव आई और उसने उसको धक्का दिया और उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और जो रस्सी उन्होंने अपने शिप से बांधी हुई थी वो अब टाइट हो गई। टाइट होने का मतलब कि वो खिंच गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। अब इन्होंने क्या किया कि जो गार्ड रेल्स होती हैं शिप के चारों तरफ रेलिंग होती है, इन्होंने उसको पकड़ा और फिर ये हवा में तैरते हुए वेव वॉकर के मेन बूम में पहुंच गए। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और उसके बाद इनके साथ जो वेव्स थीं उन्होंने खेल सा खेलना शुरू किया, जैसे हम एक जो कपड़े की डॉल होती है, गुड़िया, टॉय जो होता है, हम उसको इधर उधर फेंकते हैं, आपने देखा होगा बच्चों को खेलते हुए। इस तरह से वेव्स इनको इधर से उधर फेंक रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, अब इसका असर क्या हुआ? अब किसी जीते जागते इंसान को आप टॉय की तरह इधर उधर फेंकेंगे तो क्या होगा? उनकी जो उल्टे हाथ की पसलियां थी, मतलब छाती उल्टी एट द लेफ्ट हैंड, पसलियां वो क्रैक हो गई। हमारी छाती में पसलियां हैं हमारे, आप जानते हैं। तो उल्टी तरफ की पसलियां क्रैक हुई। उनका जो मुंह था, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और उनके मुंह के अंदर ब्लड और टूटे हुए दांत वो महसूस कर सकते थे। उनका मुंह भरा हुआ था खून से और दांतों से, मतलब उनके दांत टूट चुके थे। अब दांत टूटेगा तो खून आएगा। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. पर किसी तरह से इन्होंने उस व्हील को ढूंढा, जो स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टर्न को सीधा किया, मतलब उन्होंने शिप को सीधा किया फॉर द नेक्स्ट वेव, एंड ही देन स्टार्टेड वेटिंग। खड़े हो गए। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। तो हर जगह पानी पानी दिख रहा था। वो फील कर सकते थे कि शिप के अंदर पानी पहुंच चुका था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, अंदर शिप के अंदर पानी भर चुका था, पानी था, वो इस बात को महसूस कर सकते थे। लेकिन इस बात को इन्वेस्टिगेट करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो व्हील को छोड़ना नहीं चाहते थे। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील
हिम्मत नहीं हुई कि उस व्हील को वो छोड़ दें। अबेंडन का मतलब छोड़ देना। तो हिम्मत नहीं हुई कि वो उस व्हील को छोड़ सकें ताकि इस बात को वो इन्वेस्टिगेट कर सकें कि जहाज़ के अंदर, शिप के अंदर पानी है या नहीं। लेकिन वो फील कर सकते थे कि हाँ, जहाज़ में पानी आ चुका है। थैंक यू।